बीजेपी में इस वक्त यूपी की मीटिंग हो रही है। योगी पहुंच गए हैं, मोदी पहुंचने वाले हैं। अमित शाह के साथ मिलकर यूपी की लिस्ट फाइनल करेंगे। यूपी की 80 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी 2019 में हार गई थी। इसमें मैनपुरी और आजमगढ़ सीट भी शामिल थी। आजमगढ़ 2022 उपचुनाव में बीजेपी ने वापस हासिल कर ली, लेकिन मैनपुरी बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, जो उसकी कमजोर सीट है। उसे कैसे जीतना है, किसको उतारना है, एक एक डिटेल पर मंथन हो रहा है। मंथन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वजह यूपी में भाईजान की एंट्री है और सम्मन, जिसने मुस्लिम वोट को बांट दिया है। यादवगढ़ भी हिल गया है। सीबीआई का नोटिस आया, अखिलेश यादव का समीकरण गड़बड़ाया। अखिलेश की पार्टी टूट गई, करप्शन पर एसपी फंस गई। बीजेपी 80 में 80 जीतेगी, क्या समाजवादी इस बार मैनपुरी भी हारेगी? यूपी की हेडलाइन में योगी भी हैं, अखिलेश भी हैं। योगी की हेडलाइन बीजेपी का वोट बैंक जोड़ रही है, अखिलेश की हेडलाइन समाजवादी पार्टी की हिम्मत तोड़ रही है। पार्टी टूटी, क्रॉस वोटिंग हुई। अब सीबीआई का बुलावा आ गया। सीबीआई ने अखिलेश यादव को खनन घोटाले में हाजिर होने को कहा है। खनन घोटाले की फाइल 2012 से 2016 के बीच की है। आरोप है कि माइंस के खनन पट्टे देने में करप्शन किया गया था। ई टेंडरिंग के जरिए अखिलेश के राज में एक ही दिन में 14 पट्टों को मंजूरी दी गई थी। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और खनन मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। हालांकि जिस खनन घोटाले में अखिलेश यादव को नोटिस भेजा गया है, वो उसमें आरोपी नहीं है। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। अखिलेश दिल्ली नहीं आए, मगर योगी दिल्ली पहुंच गए। यूपी में क्या बदला है, क्या बदलने वाला है? जैसे ही योगी माइक के पास पहुंचे, नारों ने सब समझा दिया। दिल्ली में योगी ने चुनावी बात नहीं की, लेकिन दिल्ली से आए नोटिस पर यूपी में हंगामा मचा हुआ है। देख रही है जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। जब किसी पार्टी के अध्यक्ष को सीबीआई का बुलावा आता है, तो हर लेवल पर इसका असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं पर भी, वोटर्स पर भी। अखिलेश ने आज इशारों में ब्राह्मण जाति पर निशाना साधा। उन्होंने मनोज पांडे के बहाने अगड़ों को टारगेट किया। अरे बात लोकसभा नहीं, उन्हें बना दो डिप्टी सीएम। भाई आपको तो जाति से जाति एक्सचेंज करनी है। भाई एक्सचेंज पैकेज है ना। भाई अगर हम एक्सचेंज होना है तो भाई हमको सेम हो गया ना। जैसे दिनेश शर्मा जी हटे तो कोई आ गया उनकी जगह, अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा। जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है, वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगी बीजेपी, सवाल ये खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस की। अखिलेश पहले पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा सब गिनाते थे, लेकिन अब अगड़े विधायकों पर हमलावर हैं। जबकि साथ छोड़ने वाले 7 विधायकों में 2 पूजा पाल दलित और आशुतोष मौर्य पिछड़ी जात से हैं। बाकी 5 मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह अगड़ी जात से हैं। अखिलेश के पास अब पीडीए की सिर्फ पूंछ बची है, बाकी सब बारी बारी से बीजेपी में चले गए। जो बचे हैं वो भी रास्ता तलाश रहे हैं। अखिलेश के जातिवादी बयानों पर उनके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने करारा जवाब दिया है। हम तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं कि क्रॉस वोट हमारे भी एक विधायक से आपने कराया है,
तो आपने कितना जूता उसको मार के डरवाया है? जूता भिगो के मारा है कि जूता सुखवा के मारा है? अब पैकेज में वोट आपने दिलवाया है जया बच्चन जी को, तो आपने बड़ा पैकेज में 2 करोड़ वाला पैकेज था कि उससे बड़ा वाला पैकेज था? इसको जरा खुलासा करके अखिलेश यादव जी से मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि इसका खुलासा करें कि कितना बड़ा पैकेज जगदीश नारायण राय को दिया है और धमकाने डरवाने के लिए उनको कितना जूता मारा है। 80 में से 78 में भगवा है। रामपुर से लेकर संभल तक भगवा ही भगवा है। जिन 2 जगह पर भगवा नहीं है वो है आजमगढ़ और मैनपुरी। सबसे पहले बात आजमगढ़ की, जहां पर अभी तक अखिलेश यादव ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन तीसरी लिस्ट में प्रभारी का नाम जरूर लिखा है, धर्मेंद्र यादव। पहले कुछ डॉट्स को जोड़ने की जरूरत है ताकि आजमगढ़ की लेटेस्ट पिक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले आजमगढ़ से शिवपाल यादव के लड़ने की खबरें थे। शिवपाल कई बार आजमगढ़ भी गए, लेकिन शिवपाल का नाम बदायूं से फाइनल हुआ। 2022 में आजमगढ़ से लड़ चुके धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया। बीएसपी के गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना और अब एआईएमआईएम आजमगढ़ से लड़ने पर विचार कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी मैदान पर उतरे तो यूपी का चुनावी समीकरण बदल गया। अखिलेश यादव जो मुस्लिम प्लस यादव फार्मूले से जीत का कैलकुलेशन किए हुए थे, उनका फार्मूला आखिरी वक्त में फंस गया। फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में एआईएमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 7 से संख्या और भी बढ़ सकती है। आजमगढ़ से एआईएमआईएम के लड़ने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या यूपी का मुस्लिम वोट बैंक बटेगा? क्या यादव वोट बैंक हिंदू वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके जवाब आंकड़ों में मौजूद हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम गठबंधन ने 95 सीट पर उम्मीदवार उतारे। 95 की 95 सीट पर हार मिली, लेकिन कुछ ऐसा दिखा जो काफी चौंकाने वाला था। एआईएमआईएम का वोट परसेंट 0.025 बढ़ा और टोटल उनको 4,50,929 वोट मिले, जबकि इन्हीं 95 सीटों पर कांग्रेस को 3,13,577 वोट मिले। 95 में 58 सीटों पर एआईएमआईएम ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया था। भाईजान की एंट्री सिर्फ कांग्रेस का गेम प्लान नहीं बिगाड़ी, बल्कि अखिलेश यादव को भी झटका जरूर देती है। जितने मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, उनका हिस्सा बंटता है, मिलता ओवैसी को है। 2022 में मुरादाबाद विधानसभा सीट में ऐसा ही हुआ। बीजेपी के रितेश गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। बीजेपी 782 वोट से जीती। इसी सीट पर एआईएमआईएम के रशीद को 2,661 वोट मिले थे। मुस्लिम वोट के लिए ही आजमगढ़ में अखिलेश ने एक्सपेरिमेंट किया। गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। अखिलेश ने गुड्डू में क्या देखा वो भी समझाया। आजमगढ़ में 2 बार गुड्डू जमाली लोकसभा चुनाव में उतरे। 2014 में 2,66,528 और 2022 के आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू फिर उतरे। इस बार भी 2,66,210 वोट मिले। अखिलेश यादव को यही आंकड़े दिखाए गए होंगे, लेकिन जो बात अखिलेश ने नहीं समझी या उनके सामने नहीं रखी गई, वो थी मायावती का वोट बैंक। 2022 का उपचुनाव गुड्डू जमाली बीएसपी से लड़े, 2,66,000 वोट पाए। 2014 में भी बीएसपी से लड़े, 2,66,000 वोट पाए। 2009 में अकबर बीएसपी से आजमगढ़ में लड़े, उनको 1,98,609 वोट मिले। 2004 में रमाकांत यादव बीएसपी से लड़े, उन्हें 2,58,216 वोट मिले। 1999 में अकबर को मायावती ने आजमगढ़ का टिकट दिया, वो 2,637 वोट पाए। यानी गुड्डू हो या न हो, आजमगढ़ में बीएसपी का वोट बैंक फिक्स है। हर चुनाव में 28 से 30% वोट बीएसपी को मिलता है। जो दलित मायावती को वोट देते हैं, जो मुस्लिम बीएसपी के साथ रहते हैं, वो उनके लॉयल वोटर्स हैं।
उम्मीदवार के आने जाने से नहीं टूटते हैं। आजमगढ़ में करीब 3 लाख एससी वोटर्स हैं, इतने ही मुसलमान हैं। गुड्डू के साथ कितने वोटर्स जाएंगे, ये बात समाजवादी पार्टी को समझ आ जाएगी, क्योंकि इस बार ओवैसी के भाईजान भी आजमगढ़ में उतरेंगे। 2022 आजमगढ़ उपचुनाव में हार जीत का अंतर 8000 का था। आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, आजमगढ़, मुबारकपुर, गोपालपुर, सगरी और मेहनगर। 2022 आजमगढ़ विधानसभा सीट में AIMIM को 5532 वोट मिले थे। मुबारकपुर में 36260, गोपालपुर में 8163, मेहनगर में ओवैसी की पार्टी को 4377, टोटल 54332। आजमगढ़ का मुस्लिम वोट कैसे बटेगा, ये साफ साफ है। ये बात तो हो गई आजमगढ़ के मुस्लिम वोटर्स की। अब बात आजमगढ़ के यादव मतदाताओं की, जिनको यादव परिवार अपना विरासत मानता है। आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव मतदाता हैं। अब सवाल, क्या इन यादव मतदाताओं पर सिर्फ यादव परिवार का हक है, ये सिर्फ अखिलेश यादव की सुनते हैं? तो जवाब पहले आंकड़ों से समझिए। बीजेपी 2 बार आजमगढ़ जीती है। 2009 में रमाकांति यादव को उतारा, जीती। 2022 उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारा, तो जीते। दोनों चुनाव में यादवों ने भी बीजेपी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के खिलाफ यादव परिवार को बताया, आजमगढ़ का यादव सैफई के इशारों पर नहीं चलता।